नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज सचिवालय में। मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल से कई मुद्दों पर चर्चा। विधानसभा के मानसून सत्र पर भी मंथन। काला ढूंगी में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। सांसद अजय भट्ट ने विपक्ष पर लगाए देश को तोड़ने के आरोप। पीएम मोदी के नेतृत्व में जुड़ रहा भारत। हल्द्वानी में भतीजे ने चाची की चाकू से गोदकर की हत्या। संपत्ति विवाद में किया मर्डर। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हरिद्वार में जीआरपी ने बरामद किया चोरी हुआ बच्चा। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी महिला को दबोचा। वाराणसी में गंगा स्नान करने आए दंपति के बच्चे को लेकर हुई थी फरार। और प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मलबा गिरने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों से बाधित। रास्ते में लगा वाहनों का जाम। राहत कार्य में जुटा प्रशासन। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी। राज्य सचिवालय में बैठक का आयोजन होगा। मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर मंथन किया जाएगा। तो धामी कैबिनेट की ये अहम बैठक है, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। अनुपूरक बजट पर भी मुहर लग सकती है। इसके साथ ही कई अहम प्रस्ताव भी इसमें पास किए जा सकते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज धामी सरकार की अहम बैठक होने वाली है। क्या अहम प्रस्ताव इसमें पास हो सकते हैं? किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है और कब से ये बैठक शुरू होने वाली है? हिमांशु, निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज जो है कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और सचिवालय में सुबह तकरीबन 11:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी। क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक जो ये होने वाली है कई मायनों में बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि आगामी जो 21 अगस्त है गैरसैंण में उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां पर मानसून सत्र आहूत किया गया है। तो इसी क्रम में मानसून सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों को भी आज मंत्रिमंडल में मंजूरी मिल सकती है और साथ ही साथ मानसून जो सत्र भराड़ीसैंण में होने जा रहा है इस दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे निकायों की जो ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए एक्ट और नियमावली को तैयार किया गया है, उस पर भी जो है चर्चा हो सकती है। ऐसे में इस प्रस्ताव को शायद आज कैबिनेट के सम्मुख रखा जा सकता है। ऐसे में संभावना भी जताई जा रही है कि अगर जो प्रस्ताव अगर सामने आता है तो ओबीसी आरक्षण एक्ट को लागू करने पर मंत्रिमंडल द्वारा अपनी सहमति दी जा सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो राजकीय जो कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं या जो अविवाहिता हैं, विधवा हैं या तलाकशुदा जो बेटियां हैं, उनको पारिवारिक पेंशन देने पर भी निर्णय लिया जा सकता है, जिस पर वित्त विभाग की मंजूरी मिलेगी और पहले भी वो सहमति अपनी जता चुका है। तो ऐसे में ये प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर ली जाए या अतिथि शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाने की बात कर ली जाए या फिर जो प्रदेश के सभी जिले और जो बड़े शहर हैं वहां पर बहुउद्देशीय हॉल, जो बड़े खेल मैदान या इंडोर जो खेल मैदान होते हैं उनको बनाने संबंधी कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानसून सत्र जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, उसके भराड़ीसैंण में भवन में होना है, तो उसको लेकर कई विधेयकों पर आज मुहर लग सकती है और उसको कैबिनेट के समक्ष लाया जा सकता है और इसके बाद ही उसे सदन पर विधेयकों को पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। जी
हिमांशु, इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहने वाला है? क्या इसमें आपदा प्रबंधन को लेकर भी बातचीत की जा सकती है? क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से आपदा आई हुई है वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। हिमांशु, निश्चित रूप से इस बैठक की अगर बात कर ली जाए तो इस बैठक में धामी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री बैठेंगे जो इस वक्त मंत्री पद पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि पिछले दिनों देखने को मिला था कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे तो उन्होंने आपदा के लिहाज से गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी और तमाम उन मंत्रियों से भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी जो आपदा के दौरान में लगातार फीडबैक ले रहे थे। इसी क्रम में अगर आज की बात कर ली जाए तो आज के लिहाज से देखा जा सकता है कि जो आपदा उत्तराखंड में 31 जुलाई को आई थी और एक हफ्ते तक तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन केदारनाथ घाटी में जो चला था, इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं आप दल पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अब वो स्थिति आ चुकी है कि आपदा से कितना नुकसान हो सके इसका ऑडिट किया जाए और ऑडिट के बाद जो है केंद्र सरकार से एक अनुमोदन के जरिए फंड जुटाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा बिल्कुल हो सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो धामी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है, कई अहम निर्णय पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। इधर डोईवाला में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री त्रिलोक त्यागी और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के किसानों, महिलाओं और नौजवानों के हक अधिकारों के लिए राष्ट्रीय लोक दल सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगा। केंद्र की एनडीए सरकार को हमारा समर्थन है। उत्तराखंड के आगामी नगर निकाय चुनाव में आरएलडी जनता के बीच जाएगी। चौधरी चरण सिंह के बताए मार्ग पर चलते हुए वो जो कहते थे, हम उस कार्य को करेंगे। लोकदल का डेलीगेशन जाकर ये कहे कि ये किसानों को चाहिए, गांव के लोगों को ये दिक्कतें चाहिए, इसमें हमें कोई हिलोजत नहीं, हमको इसमें काम करना और लोकदल को मजबूत करना, ये हमारा ध्येय है। इस हमारी बात नहीं होगी। एनडीए का मतलब यहाँ भारतीय जनता पार्टी और लोकदलीय और एनडीए दोनों में से तीसरा है नहीं। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है कमोबेश और यहाँ भी यही है। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैंने राजेंद्र पंत जी को कहा है कि नगर निगम और जो नगर पालिकाएं वहाँ तैयारी करें, अपने उम्मीदवार ढूंढें। अगर कोई समझौता की बात बनती हो तो, नहीं तो लोकतंत्र में तो चुनाव ही लड़ना होता है ना। हम पहले से टारगेट बेस में काम करने वाले लोग हैं और उत्तराखंड में आप ये समझिए कि हम हर घर तक, हर गांव तक आरएलडी को पहुंचाने का काम करेंगे। आरएलडी का झंडा डंडा आपको आने वाले समय में हर घर तक दिखेगा। हम बूथ लेवल की कमेटी को बहुत जल्दी तय करेंगे और हमने ये टारगेट लिया हुआ है कि अगस्त के माह में हमें अगर ये जवाबदारी मिली है तो इसी महीने में हम प्रदेश की कार्यकारिणी को पूर्ण रूप से हम कार्यकारिणी बनाने का काम करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी, इन्होंने भी हमें आश्वस्त किया हुआ कि उत्तराखंड प्रदेश के लिए अभी हमारे पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार में मंत्री भी हैं, उनके पास स्किल इंडिया है और शिक्षा में राज्य मंत्री हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर उत्तराखंड प्रदेश में मेरे डिपार्टमेंट से कुछ भी चाहिए जो हम दे सकते हैं उत्तराखंड के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए जो भी दे सकते हैं, उसके माध्यम से आपको जो काम करने हैं अपने लोगों के साथ काम करें। हम केंद्र में एनडीए का हिस्सा हैं। हर घर तिरंगा यात्रा के तहत भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा कालाढूंगी विधानसभा पहुंची, जिसमें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री वर्तमान सांसद अजय भट्ट मौजूद रहे। साथ ही विधायक वंशीधर भगत यात्रा में शामिल थे। यात्रा कालाढूंगी से शुरू होकर बैलपड़ाव में खत्म हुई है। सांसद अजय भट्ट ने इस दौरान कहा कि ये यात्रा पूरे देश में युवा मोर्चा के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल देश को तोड़ने का काम कर रहा और हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस तिरंगा यात्रा के तहत देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। चल रही है नैनीताल जिले में, आज मैं हूं, और फिर उधम सिंह नगर जिले में भी इस समय तिरंगा यात्राएं चल रही हैं। हमारी आन बान शान का प्रतीक तिरंगा है। इसी पर सीमाओं पर हमारे जवान कुर्बान हो जाते हैं। ये हमारी विजय का प्रतीक है, हमारी कुर्बानी का प्रतीक है, हमारी आन बान शान का प्रतीक है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको एक राह दिखाई थी आज से कुछ सालों पहले। आज वो एक आंदोलन के रूप में बदल गई है। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर उठकर आज लोग तिरंगा यात्रा में जगह जगह निकल रहे हैं।
जोशीमठ और आसपास के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही। इस कारण देर रात से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर भारी मलबा आ जाने की वजह से बाधित हुआ है। इस कारण छिनका के पास बोल्डर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार बाधित हो रहा, तो वहीं ये राजमार्ग कंचन नाला के पास में अवरुद्ध हुआ है। हालांकि संबंधित विभाग सभी जगह पर मार्ग खोलने में लगा हुआ है। ऐसे में तीर्थयात्री से लेकर के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य में बहुत तेज बारिश का अनुमान जताते हुए 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही, जिसके कारण वहां रहने वालों को काफी परेशानी भी हो रही। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में 15 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, जिस तरीके से मलबा आ जाने की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है, अभी वहां पर स्थिति क्या देखने को मिल रही है? क्योंकि ये सुबह की घटना है जब इस तरीके का एक मामला सामने आया, जब राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। बारिश होने की वजह से, अत्यधिक बारिश जब हो जाती है उसकी वजह से अक्सर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। अभी वहां पर स्थिति क्या देखने को मिल रही है नवीन? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि इस समय चटक धूप खिल चुकी है पहाड़ों में, लेकिन कहीं न कहीं बात करें मौसम को लेकर तो लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में बारिश हो रही है जबरदस्त, ऐसे में जो पहाड़ दरक रहे हैं, भारी मलबा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ रहा है, जिसके चलते जो वाहनों की वो वाहनों पर काफी रोक लग गई है, जिस कारण लंबी कतारें लगातार देखने को मिल रही है। बात करें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा और छिनका के पास में और मालवाड़ी के पास तमाम जगहों पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो पड़ा है। हालांकि प्रशासन और शासन की टीम लगातार वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं न कहीं बात करें संबंधित विभाग की, अगर मैं खासकर बात करना चाहूँ तो संबंधित विभाग भी कई जगहों पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने में कहीं लापरवाही भी बरत रहा है। तो ऐसे में जो चारधाम पर आए हुए जो तीर्थयात्री हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। नवीन, उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग की क्या चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है? क्योंकि बारिश का रुख जो है अभी लगता नहीं है कि रुकने का नाम लेगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के द्वारा जो चेतावनी दी गई है पहाड़ों में लगातार बारिश होगी, लेकिन कहीं न कहीं अगर बात की जाए लगातार जिस तरीके से मौसम को लेकर के जो अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन जो चारधाम पर लगातार जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, ऐसे में लोग जो तीर्थयात्री मौसम की परवाह न करते हुए चारधाम की यात्रा पर निकले हुए। लेकिन कहीं न कहीं अगर बात की जाए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खासकर अगर बात करना चाहूँ तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बाधित हो रहा है, कई जगहों पर बाधित हो रहा है। ऐसे में तीर्थयात्री जगह फंसे हुए देखे जा रहे हैं, स्थानीय लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही, जिसकी वजह से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित है, और कहीं न कहीं जब मलबा आ जाता है रास्तों पर तो यात्रा भी प्रभावित हो रही है और स्थानीय लोग और श्रद्धालु भी प्रभावित हो रहे हैं। बंगापनी एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है और स्थायी तहसीलदार न होने की वजह से क्षेत्र के लोगों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर तहसील मुख्यालय बंगापानी पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर स्थायी तहसीलदार न होने की वजह से लोगों का काम नहीं हो पा रहा, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही। ग्रामीणों का कहना है कि या तो तहसील बंगापानी में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति की जाए या फिर नायब तहसीलदार चंद्र प्रकाश आर्य को ही तहसीलदार का कार्यभार दे दिया जाए, ताकि क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण हो सके। हरिद्वार पुलिस और बदमाशों की कनखल सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। इसके बाद उसे घायल बदमाश को जीडी अस्पताल भेज दिया गया है। इधर सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बता दें कि घायल बदमाश मोहित अकोड़ा कला कोतवाली लक्सर का रहने वाला है और वो बीते दिनों कई लूट की घटनाओं का मास्टरमाइंड भी रहा है।
तो हरिद्वार पुलिस और बदमाशों की कनखल सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे जीडी अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां पर उसका इलाज किया गया है। बता दें कि यह बदमाश लूट की 2 घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है और वांछित चल रहा था, जिससे पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है और इस युवक का, आरोपी का इलाज किया गया है और इसके बाद अब इससे पुलिस पूछताछ करेगी। हल्द्वानी में नवाबी रोड में क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना सामने आई। यहां प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक भतीजे ने अपनी चाची को चाकू से गोद कर मार डाला, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला को निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। एसपी क्राइम ने बताया है कि इस पूरे मामले पर पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। उन्होंने बताया कि हत्या की मुख्य वजह प्रॉपर्टी विवाद बताई जा रही है। मृतका के पति ने बताया है कि उनका भतीजा आए दिन घर में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करता था और वो और उनकी पत्नी भतीजे को झगड़ा न करने के लिए समझाते थे। आज दिन में लगभग 12 बजे हमारी कोतवाली हल्द्वानी में ये सूचना आई कि किसी महिला को चाकू से हमला किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा। मौके पर हमारा पुलिस बल, हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली हल्द्वानी और 112 की गाड़ी मौके पर गई। उनके द्वारा वहाँ पर देखा कि जो कुसुम गुप्ता हैं उनके ऊपर चाकू से प्रहार किया गया है और वो गंभीर स्थिति में थी। उनको हॉस्पिटल लाया गया, कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें जो इनके पति का जो भतीजा है उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है और उसके दबिश के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं और मुझे आशा है कि उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। भतीजा है, किस तरह से हमला किया है? अब मैं तो घर पर नहीं था, लेकिन मुझे तो किराएदार का फोन आया था, बोल दादा जल्दी से आ जाओ, किसी लड़के ने चाकू मार दिया। तो मैंने कौन था बोला, वो उस दिन आया था, मैंने वैसे शक्ल से जानता, नाम जानता। तो मैंने ठीक है मैं आ रहा हूँ। आया देखा तो ये लहूलुहान पड़ी थी वहाँ। तो फिर एम्बुलेंस भी नहीं आई, फिर पुलिस वाले वगैरह आए सब। तो ये लोग पुलिस वाले, हम सब थे इसमें, उनकी पुलिस वाले गाड़ी में लेके आए इनको। ये कौन है आपकी और जिन चाकू मार वो कौन है? ये मिसेज है हमारी। क्या नाम है इनका? कुसुम गुप्ता। और जिन चाकू मारा? गौरव गुप्ता भतीजा है, वो छोटा, सबसे छोटा। क्या करता है वो? ये कोरियर वाला काम। कोई किसी रंजित पे मारे? रंजित नहीं थी, इनका आपस का झगड़ा चल रहा था, इनके घर का बंटवारा का। और हम लोग चाचा है तो समझाने तो जाएंगे ही, तो समझाने जाते थे, उसी रंजित वही था, बस यही है। हरिद्वार में जीआरपी पुलिस ने बच्चा चोरी का खुलासा किया है। इसमें बच्चा चोरी की वारदात का अंजाम देने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जीआरपी थाने में एसपी रेलवेज सरिता डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। बता दें कि 2 दिन पहले वाराणसी से एक दंपत्ति गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आया था। रात में एक महिला ने उनका 8 महीने का बच्चा चोरी किया और फरार हो गई। इस वारदात के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर तंत्र की सहायता ली और आरोपी महिला को योग नगरी ऋषिकेश से दबोच लिया है। इस दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से बच्चे को भी सकुशल बरामद किया है। बाबूजी ने हमारी बहुत मदद किया। दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन में हमारा बच्चा लिया करके हरिद्वार उत्तराखंड के हमारा बेटा हमारे गोद में दे दिया लिया करके। कितनी खुशी हो रही है बच्चा? हमारे खुशी बहुत हो रही है भैया जी, खुशी हमारी बहुत हो रही है। हमारा बच्चा लिया के हमारे गोद में दे दिया, उसके भगवान मार रहे हैं हम। पुलिस ने हमारा बहुत मदद किया हरिद्वार के। एक ही बच्चा है आपका? हमारा 5 बच्चे हैं, 3 बेटी 2 बेटा। सबसे छोटा था ये, इसको भी उठा ले गया था। पूछताछ के आधार पर जो अपहरण करने वाली महिला थी उसका हुलिया हमें पता चला था। उसके संबंध में जो है चेकिंग की गई और काफ़ी सघन चेकिंग की गई। सीसीटीवी कैमरास में हालांकि कोई फुटेज नहीं मिली थी। इस संबंध में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था कि जो प्राप्त हुलिया है उसी आधार पर हम लोग सर्च कर रहे थे और काफ़ी जगहों पर जिसमें रायवाला, ऋषिकेश, मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला सब जगह हमारे द्वारा चेकिंग की गई और उसके पश्चात महिला को जो है ऋषिकेश से अरेस्ट किया गया, जिसके पास से जो अपहृत बालक है उसको बरामद किया गया है। अभी महिला जो है उसके बारे में ये पता चला है लुधियाना की रहने वाली है। बाकी उसका आपराधिक इतिहास क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। जो भी जानकारी आएगी उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा।
इसका मोटिव क्या था वो अभी क्लियर महिला के द्वारा नहीं बताया गया है। हल्द्वानी में एक डायग्नोस्टिक सेंटर में लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसे बुझाने के लिए मौके पर दमकल कर्मी और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा और लगातार आग बुझाने की कोशिशों में लगा रहा। साथ ही बेसमेंट में मौजूद 4 कारों में से एक को जलने से बचा लिया है और वहीं 3 कार और 2 बाइकें आग की चपेट में आ गई हैं। हालांकि अब तक कोई जनहानि नहीं हुई है। जहाँ तक आग के कारणों का प्रश्न है वो जांच में वो चीजें सामने आएंगी, लेकिन यहाँ पर 2 कार क्षतिग्रस्त हुई हैं, वो जली हैं और जो बाइक्स हैं वो 4 बाइक्स निकाल ली गई हैं और एक कार जो ठीक स्थिति में है और एक बाइक अभी अंदर है वो भी ठीक स्थिति में है। तो कुल जो हमारे फायर की टीम के द्वारा 5 बाइक को सेव किया गया और एक कार को सेव किया गया। आग लगने का मुख्य कारण क्या माना गया? नहीं, कोई कैजुअलिटी कोई नहीं हुई है और जो माल का नुकसान हुआ है उसमें 2 कारें जली हैं। सर, मुख्य कारण क्या है आग लगने का? नहीं, आग लगने के कारणों की जांच होगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार बताया जाएगा कि आग लगने के क्या कारण थे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अहम बैठक हुई है। इसमें ग्राम पंचायतों के परिसीमन और पुनर्गठन गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी सुरेश आर्या से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों के परिसीमन और पुनर्गठन के कार्यों को शासन के मानकों के तहत करना सुनिश्चित करें, जिसके लिए संबंधित ग्रामीण और प्रधान को साथ लेकर खुली बैठक का आयोजन कर समाधान करना सुनिश्चित किया जाए। औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में अब उद्योगों को बिजली कटौती और बार बार ट्रिपिंग की समस्या नहीं होगी। ऊर्जा निगम ने पुराने बिजली घर की नई बिल्डिंग बनाकर सभी पैनल नए स्थापित कर दिए हैं। वहीं मुख्य अतिथि आदेश चौहान विधायक रानीपुर और वरिष्ठ अतिथि प्रदीप चौधरी अधीक्षण अभियंता ने विधिवत तौर पर नए बिजली घर का शुभारंभ किया है। पुराने बिजली घर की क्षमता 20 से बढ़ाकर 25 MVA हो गई है। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि ब्रह्मपुरी सबस्टेशन के बिजली घर की मशीनें 30 वर्ष से पुरानी UPSIDC के समय की थी। अब इंडस्ट्रियल एरिया में 266 छोटे बड़े उद्योग स्थापित हो गए हैं। विधायक ने कहा कि एक समय वो भी था जब बहादुराबाद में इंडस्ट्री दम तोड़ रही थी। अब औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि रावली, महदूद, ब्रह्मपुरी समेत 10 से ज्यादा कॉलोनियों को राहत मिलेगी। शिवालिक नगर के नाम से जो स्थापित है, इसको अपग्रेड करते हुए और इसके नए भवन का निर्माण करते हुए इसको आगे बढ़ाया गया और उसका ये आज लोकार्पण यहाँ किया गया है। लगभग 3.5 करोड़ की लागत से स्टोर हमने बनाया है और इसके अंदर पहले क्या था कि ये 20 MV का और इसकी अपग्रेड करके 125 MV में किया गया है और आने वाले 20-25 साल ये टारगेट को ध्यान में रखते हुए कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे आसपास की एरिया बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, हमारी इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, तो भविष्य में कभी यहाँ पर सप्लाई में कोई कमी ना हो, ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। और मैं समझता हूँ कि इसका लाभ यहाँ के को भी मिलेगा, साथ ही क्षेत्रीय जनता को भी मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।